आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। इससे पहले के भी एपिसोड हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेकामारू के हमले से माहितो बच जाता है। देन वो बोलता है, क्या ये मुझे जब तक जलाना चाहता है जब तक मेरी कर्स एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, तो ऐसा सबसे पहले मैं करूंगा। माहितो ये चीज बोल ही रहा होता है कि मेकामारू दोबारा से माहितो पर अटैक कर देता है, जिससे माहितो डॉज करता हुआ बचकर भागता रहता है। तब मेकामारू बोलता है कि माहितो अब तक ये तो समझ ही गया होगा कि मेरे फिजिकल अटैक उसकी सोल पर कुछ भी असर नहीं कर सकते। मैं माहितो पर कितना भी अटैक कर लूं, लेकिन जब तक उसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो अपनी सोल का शेप चेंज करके मेरे हर हमले को डॉज करता रहेगा। और वो तभी बिल्कुल ऐसा ही है। मेकामारू माहितो के ऊपर काफी पंचेस बरसाता है, जिससे कि हर एक पंच को माहितो आसानी से डॉज कर लेता है। बचते हुए माहितो पानी में जा कूदता है और मौके का फायदा उठा के मेकामारू अपनी 2 साल की कर्स एनर्जी को यूज करता है और जल्दी से पानी पर अटैक करता है। लेकिन वो देखता है कि माहितो उससे बच निकलता है और बच के तुरंत वो मेकामारू पर अटैक करता है। इसे देख के मेकामारू बोलता है कि मैं चाहे तुम पे जितना भी अटैक कर लूं, तुम उससे बचे जाओगे। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ना माहितो? क्या हो गया अगर मैं इसे तुम्हारे अंदर डाल दूं, फिर देखता हूं कि तुम कैसे बच के दिखाते हो माहितो। और हम देखते हैं कि माहितो के हमले से पूरी तरीके से मेकामारू हिल जाता है। और ये देख के मेकामारू बोलता है कि अगर हम ऐसे ही मार खाते रहे तो बहुत जल्दी ये सिस्टम क्रैक हो जाएगा। इससे पहले कि ये आर्मर टूट जाए तो वो जल्दी से अपने सिस्टम के अंदर एक तकनीक लोड करता है और बोलता है कि मेरे पास बस 4 मौके हैं, तो मुझे उसे पहली बार में ही खत्म करना होगा। और ये बोलकर मेकामारू माहितो पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो चीज जाके माहितो के राइट आर्म पर जाके लगती है और उससे अटैच हो जाती है, जिसे देख के माहितो बोलता है, शायद तुम अभी तक नहीं समझे कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माहितो का एक हाथ और एक पंख खत्म हो जाता है। देन सडनली मेकामारू माहितो पर एक किक करता है और वो माहितो को दूर जाकर फेंक देता है। ये देख के माहितो काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि ये क्या चीज थी जिसने मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले माहितो कुछ समझ पाता मेकामारू उसके ऊपर जंप कर जाता है, लेकिन लकीली माहितो वहाँ से बचकर उड़ जाता है। मेकामारू यहाँ ये देख के भी हैरान हो जाता है कि माहितो की जो आर्म उसने उड़ाई थी क्या वो बेअसर थी? लेकिन नहीं, यहाँ माहितो ने अपने सोल को रीशेप करके ऐसा शो किया है कि जैसे उसने अपने आर्म को रीजनरेट किया हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अभी भी हैंडल कर सकता हूँ। इधर केतो ये सब देख रहा होता है। केतो बोलता है कि इसके अटैक भी काम कर रहे हैं, ये तो सचमुच अच्छा है। चाहे ये एक मूवमेंट के लिए ही है, लेकिन ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर की तरह ही एनर्जी रिलीज कर सकता है। इसने माहितो को काफी अच्छे से स्टडी किया है। तभी हम देखते हैं कि मेकामारू अपने 5 साल की कर्स एनर्जी को यूज करता है और माहितो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन माहितो अपनी सोल की शेप को चेंज करके बार बार मेकामारू के हमलों को डॉज कर रहा था। मेकामारू माहितो के पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन माहितो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। यहाँ माहितो भागते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पहले ये देखना होगा कि इसके कौन सा अटैक मेरे ऊपर ज्यादा असरदार था। अब माहितो मेकामारू के सूट की वायर काट देता है, जिससे कि उसे एरर शो होने लगता है। यहाँ मेकामारू बिना टाइम वेस्ट के माहितो के ऊपर एक पंच मारता है, उसे दूर जा फेंकता है और बोलता है कि अब मेरा चांस है जीतने का, और माहितो के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि माहितो बोलता है, डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। देन हम देखते हैं कि मेकामारू माहितो की इस चाल के अंदर फंस जाता है। तब माहितो बोलता है कि मेरे दोस्त, अब सब कुछ खत्म हुआ। और मेकामारू के सूट के पास में जाकर वो उसके सूट को बंद कर देता है और बोलता है कि चाहे मैं तुम्हें डायरेक्टली टच नहीं कर सकता, और जब तक तुम मेरे डोमेन में हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब हम अंदर मेकामारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मेरा सूट इसके डोमेन में फंस चुका है और यही वो चीज है जब मैं अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। एंड बाहर माहितो बोल रहा होता है कि हैलोवीन को होने में अभी 10 दिन है, तो क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगा कि मैं अपने कर्स एनर्जी को सेव करूंगा और अपने डोमेन को इस्तेमाल नहीं करूंगा? यहाँ मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, जिसके बाद में मैं 10 दिन आराम करूंगा अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। यही मेकामारू सोच रहा होता है कि उसके पास में अभी भी 2 मौके बाकी हैं, वो उनका हमला करके अभी भी माहितो को हरा सकता है। हैरान एरा की बात है, जब कर्स टेक्निक अपनी पीक पर थी तब स्टूडेंट को कर्स स्पिरिट और कर्स मैनिपुलेशन से बचाने के लिए सदासुना आशय ने एक तरीका खोजा था। इस पर माहितो बोलता है कि ड्रीम्स और होप को मैच के बीच में नहीं लाना चाहिए। तुम तो इतने ज्यादा बेकार हो कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कैसे एक्सप्रेशन दिखानी चाहिए, हंसना चाहिए या फिर तुम्हें कुचल ही देना चाहिए। तब मेकामारू सोचता है कि ये मेथड जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है और बाइंडिंग बो के बिना पे ये मेथड लीक भी नहीं हुआ, और ये टेक्निक खुद को डोमेन से बचाने के लिए है। तभी हम देखते हैं कि मेकामारू अपने एक हथियार को माहितो के आर पार कर देता है और कहता है कि न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। तब हम देखते हैं कि माहितो पूरी तरीके से फट जाता है, जिससे कि उसकी डोमेन भी टूट जाती है, और वहाँ खड़ा हुआ गेतो ये सब देख रहा होता है।
और कहता है कि सिंपल डोमेन, वो डोमेन जिससे कि किसी भी डोमेन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दरअसल इस टेक्निक की मदद से सातोरू गोजो पर भी डोमेन के अंदर अटैक किया जा सकता है, और अगर ये डोमेन अंदर से लॉन्च की जाए तो कर्स टेक्निक को इग्नोर करके ये माहितो को भी हर्ट कर सकती है। तब मेकामारू गेटो को देख के बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर ये सब नहीं दे सकते, और सोचता है मुझे लगा नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बाकी है और 9th ईयर ऑफ कर्स एनर्जी भी बाकी है, जिससे कि मैं गेटो के साथ में लड़ सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, और इसलिए मैं सबको देखना चाहता हूँ। जैसे ही गेटो पर हमला करने लगता है तो माहितो पीछे से आ जाता है और उसके सूट को तोड़ता हुआ उसके बॉडी पर अटैक करने लगता है। तब मेकामारू घबराते हुए सोचता है कि क्या मैं फेल हो गया। तभी वो अपने एक रोबोट को बुला लेता है और सोचता है कि नहीं, अभी मेरे पास एक और चांस है, इस पे डायरेक्टली अटैक करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मेकामारू माहितो के हर अटैक को डॉज करता हुआ उसे चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन माहितो भी बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा होता और मेकामारू का रोबोट टूट जाता है, जिसके बाद में मेकामारू अपने सूट को चीरते हुए बाहर निकलता है और माहितो पर अटैक कर देता है। यही हम देखते हैं मीवा को, जो कि मेकामारू के रोबोट के साथ में बैठी हुई थी। मीवा शर्माते हुए बोलती है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ, क्योंकि उस बेसबॉल मैच के बाद में मुझे लगता है कि मैं सबके साथ में काफी घुल मिल गई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग साथ में ही थे, लेकिन उस समय हमारे बीच में दीवार थी जो थी जुजुत्सु सोर्सर के काम को लेकर, और अगर आखिर में तुम ज्यादा क्लोज हो जाओगे तो उसके दूर जाने पे तुम्हें उतनी ही सैडनेस महसूस होगी। पर मुझे अभी का रिलेशन भी काफी ज्यादा सही लग रहा है, और पिछली बार भी तुम बेसबॉल मैच में हिस्सा नहीं ले पाए थे, उस टाइम हमने तुम्हारी जगह एक फीचिंग मशीन को खिलाया था। एंड लास्ट में वो बोलती है कि मैं तुम्हारे और भी ज्यादा करीब आना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक दिन मिलने जरूर आऊंगी। अब हम गेतो को देखते हैं जो माहितो से बोल रहा होता है क्या ये खतरनाक था। तब यह माहितो बोलता है कि मुझे उसकी टेक्निक के साथ में सिंक्रोनाइज करना पड़ा, जिससे मुझे अपनी बॉडी को फट जाने देना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी डोमेन हटाई तो उसे लगा कि मैं खत्म हो चुका हूँ, और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था, तो इसीलिए ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। और क्या ये सिंपल डोमेन थी, क्योंकि हमने तो शुरुआत में ही काफी अमेजिंग चीज देख ली। तब तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, और जो वेल की जिम्मेवारी दी गई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब किसी और को कर्स एनर्जी देना या फिर कर्स स्पेस देना बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरे टोक्यो में बहुत शांति होती है, और हमें बताया जाता है कि 31 अक्टूबर 2018 रात के 7:30 या 7 बजे के आसपास टोक्यो डिपार्टमेंट के पास में 400 मीटर की दूरी पर एक वेल एक्टिवेट की गई थी। और यहाँ हम देखते हैं शिबुया को, जहाँ पर हैलोवीन पार्टी चल रही थी, और उसके पास में ही एक वेल एक्टिवेट होती है जहाँ सारे ही लोग अपनी मस्ती में नाच गा रहे होते हैं। वहाँ उनके ऊपर थोड़ी ही देर में एक मुसीबत आके टूटने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उस वेल से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है, और एक अनजान से चिक सारे लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती है। इचिची नानामी को बता रहा होता है कि ये वेल कोई नॉर्मल वेल नहीं है, ये वेल नॉर्मल लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली वेल है। वो लोग ऐसे कैद हो जाते हैं कि वो अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन बाहर वहाँ से निकल नहीं सकते, और इसके अंदर जाने का रास्ता भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए और असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए इसके अंदर और बाहर जाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता। तब नानामी बोलता है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पीछे से इनो वेल के बारे में बताते हुए शो ऑफ करने लगता है, जिसे सुनकर नानामी बोलता है कि इसे सब कुछ पता है, तुम्हें इसे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे कोई ये बताएगा कि गोजो कहाँ है। तब ईटा बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सचमुच यहाँ पे कोई हैलोवीन पार्टी चल रही है, लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, क्योंकि सभी लोग वेल के एज पर जा रहे हैं, इसलिए हमें गोजो को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मौजूद काफी सारे लोग चिल्ला रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं। तब जैनिन बोलते हैं कि नो सॉर्सरर तो उसे जानते भी नहीं होंगे, उसे किसी ने ऐसा कहने के लिए कहा होगा, और क्या हम इस वेल को नहीं तोड़ सकते। तब नीटा बोलती है कि नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, सॉर्सरर इस वेल के आर पार जा सकते हैं, इसलिए उन्हें फोर्स से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसीलिए अगर हमें इस वेल को तोड़ना है तो उस कर्स यूजर को ढूंढना होगा जिसने ये काम किया है। माँ की इस पर बोलती है कि हमें बस इतना सिंपल सा ही काम करना है। तब नीटा उन्हें वही रोकने के लिए बोलती है। ओत्सुआ कहता है कि वो सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाली ही चीज यूज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो चारों तरफ गोजो का नाम भी फैला दिया है, और ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल इवेंट में हमला किया था, और हाई रेप्स ने डिसाइड किया है कि वो लोग इसके डैमेज को कम से कम रखेंगे, जिसके लिए उन्होंने शिबुया की हेल्प करने के लिए सातोरू गोजो को अकेले जाने के लिए कहा है। और मुझे यकीन है कि गोजो सातोरू अकेले ही शिबुया के डिस्ट्रक्शन को संभाल लेगा, और बाकी सबको वेल के बाहर ही रुकना होगा, उन्हें पकड़ना होगा जो कि सातोरू गोजो से बचकर भागेंगे। तब पांडा बोलता है कि डैमेज को मिनिमाइज करना ये सिर्फ सॉर्सरर पे ही अप्लाई होता है ना, तो इसका मतलब तो यह है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डिनरी लोग हर्ट होते हैं या नहीं। तब ओत्सुआ बोलता है कि छोड़ो इसे, जो होना था वो तो हो गया। मुझे भी लगता
कहता है कि ये अप्रोच बिल्कुल सही है क्योंकि मैं वेल के अंदर जाके आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि अंदर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है और जो लोग वहाँ पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके आसपास भी कोई भी कर्स स्पिरिट नहीं है, वो बस वहाँ पे ट्रैप्ड है। और सच कहूँ तो मैं भी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। इस पर पांडा शॉक होके बोलता है कि पर ऐसा क्यों? तबात्सुआ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, उस जगह को हिकागे कहा जाता है, वहाँ के अंडरग्राउंड में कोई हैवी कर्स स्पिरिट रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, उन्हें गोजो सातुरो चाहिए था। तब पीछे से एक आदमी बोलता है कि गोजो सातुरो ये कौन है? तब आदमी वो बताता है वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर वो आदमी यहाँ पर नहीं आया तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। तभी सब लोग शोर मचाने लगते हैं और गोजो सातुरो को बुलाने लगते हैं। वहाँ तभी एक आदमी बोलता है कि तुमने इंटरसेक्ट के पास में भीड़ को नहीं देखा क्या? वो सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे सबको स्टेशन की तरफ खींच लिया गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हाथ पड़ता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि खुद गोजो सातुरो का होता है। टाइम दिखाया जाता है जो हो रहा है 8:31, जो कि उसकी परफेक्ट एंट्री का टाइम था। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी ही हेल्प से हम 10K के काफी ज्यादा करीब हैं और आपकी ही हेल्प से हम इसे अचीव भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।